जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2025 के लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में। क्योंकि गाइज यहां पर आपके सामने अभी इस वेबसाइट के अंदर पिछले 3-4 दिन से इशू आ रहे थे। पहले आधार OTP का, उसके बाद में फिर जब आप इसमें क्वालिफिकेशन की जानकारी भरते हो तो वहां पर आपको इशू आ रहा था। फिर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी फिल करने में इशू आ रहा था एंड फोटो और जो सिग्नेचर है उसमें भी आपको काफ़ी सारे इशू आ रहे थे। अभी ये सभी प्रॉब्लम आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अभी आपको सभी को OTP आ रहे हैं और OTP फिर मैच भी हो रहे हैं। पहले OTP आने शुरू हो गए थे, फिर उसके बाद में OTP मैच नहीं हो रहे थे। अभी OTP आ भी रहे हैं टाइम से और वो मैच भी हो रहे हैं। तो सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ में इस वीडियो को आपको यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि जो भी आपने गलती की थी आप उनको समझ सके और फिर बाद में जब आपके फॉर्म एडिट शुरू हो तब भी आप यहाँ पर उन गलतियों को सुधार कर सके। और मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट अभी तो जो फॉर्म भरने की है वो 22 फरवरी 2025 है, पर ये लास्ट डेट आपकी आगे बढ़ेगी, इसकी मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि गाइज इसने ये जो इशू चले थे वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया है कैंडिडेट का। कम से कम 4-5 दिन ऐसे चले गए, बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाए इन दिनों के अंदर। तो ऐसे में यहाँ पर आपको अतिरिक्त मौका मिलेगा और अतिरिक्त टाइम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इसकी लास्ट डेट 22 से बढ़ा करके 28 फरवरी 2025 कर दी जाएगी और जल्द ही इसको लेकर के नोटिस भी आ ही जाएगा। पर आप फिर भी लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करना। अभी वेबसाइट स्मूथली काम कर रही है तो फॉर्म को कंप्लीट वे में भर लेना है आधार वेरिफिकेशन के साथ में। कैसे फॉर्म फिल करना है इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अगर अब आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार मैं इस वैकेंसी के बारे में, इस फॉर्म के बारे में आपको अपडेट कर रहा हूँ। फिर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 32,438 वैकेंसी आई हुई है और फॉर्म आप लोग 22 फरवरी 2025 तक भरेंगे। पर जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट डेट आपकी आगे बढ़ सकती है, पर फिर भी आपको लास्ट डेट आगे बढ़ने का इंतजार नहीं करना है। वेबसाइट सही से अभी काम कर रही है तो अप्लाई कर लीजिएगा। एक इसमें इशू ये भी आ रहा था कि दिल्ली जोन की वैकेंसी नोटिफिकेशन के अंदर दिखाई थी, पर जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वहां पर आरआरबी में दिल्ली नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपको दिल्ली की जगह पर चंडीगढ़ सेलेक्ट करना है और फिर वही वाली जो प्रेफरेंस है जो यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिल्ली के अंदर दिखाई थी वो आपको चंडीगढ़ जोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आइए और अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, आपने 2024 के अंदर कोई भी फॉर्म भरा था इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके तो आपको पता ही होगा। आप यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो बनाया था और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर यहाँ पर प्रोसीड हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा, पहली बार इस वेबसाइट से कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहले इसमें अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आप क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म भर रहे हैं और आपका बिल्कुल पूरा इंटरेस्ट है कि आप चाहते हैं कि ये वाला ग्रुप डी का एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए और आप जी जान से लगे हुए हैं अपने एग्जाम को क्लियर करने में और अपनी एग्जाम की तैयारी करने में, तो आपके लिए सबसे बेहतर यहाँ पर 99 सेट का टेस्ट सीरीज है जो कि गाइज आप यहाँ पर सिर्फ 99 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। और ये परीक्षा मार्ग के द्वारा आपकी जो प्रिपरेशन है उसको सरल करने के लिए लाया गया है। इसमें आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, 9,900 प्लस से अधिक प्रश्न उत्तर का संग्रह आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगा। 99 सेट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज के, यानी कि 1 रुपये में आपको एक टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं क्योंकि बहुत टाइम के बाद में ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है। तो आप ये नहीं चाहते कि मैं दोबारा इसमें ट्राई करूं क्योंकि तब तक तो मे भी आप ओवरेज हो चुके होंगे। इसलिए गाइज आपको इसी बार में इसको अगर क्लियर करना है तो यहाँ से आप आपकी प्रिपरेशन कीजिए। बहुत ही अच्छी चीज़ आपके लिए यहाँ पर परीक्षा मार्ग लेकर के आया है और कोई इतनी महंगी भी नहीं है, सिर्फ 99 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसको परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके
अलावा गाइज आप यहाँ पर परीक्षा मार्ग जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परीक्षा मार्ग ऐप को डाउनलोड करने का लिंक दिया है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर इसमें अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लीजिएगा, जहाँ पर आप आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट, सिटी और एक पासवर्ड बना लीजिए और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन हो जाने के बाद में आप यहाँ पर इसको बहुत ही सिंपल स्टेप के अंदर परचेज कर लेंगे, बाई कर लेंगे। अगर कोई इशू आता है बाई करने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी है। आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके डायरेक्ट 1-to-1 बात करके अगर आपको कोई भी इशू आता है वो भी आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। कोई भी सवाल डाउट हो टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और नंबर के ऊपर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो जाइए और इसको बाय कर लीजिए। एंड देन आपको नोट करके यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि हाँ, अगर आपने CN का कोई भी फॉर्म RRB ने जो 2024 के अंदर जारी किया था वो भरा था तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप इस वाले पेज पर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी की जानकारी देनी है, तो आप अगर इंडियन है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो आपका फुल नेम है वो एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और ये पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर आप यहाँ पर आपका पूरा नाम दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अब आपसे पूछेगी क्या आपने कभी आपका नाम बदला है 10वीं के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, उसके बाद में आपका जो भी मंथ है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट करके या फिर दोबारा से खुद से भी भर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भर करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, और उसके बाद आप जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है और उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है, माताजी का नाम दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे, आपको आपकी ईमेल चेक कर लेनी है और फिर उसके ऊपर जो OTP आएगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद सेम तरीके से नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद जनरेट मोबाइल OTP करेंगे, आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर नीचे आएगा आधार वेरिफिकेशन, तो प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर वर्चुअल ID। आप यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं या फिर जो आपकी वर्चुअल ID होती है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये डालने के बाद आप जनरेट आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर के ऊपर जो आधार के साथ में लिंक है एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर वेरीफाई कर देंगे। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको बोला है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। RRB विल नॉट शेयर योर आधार डिटेल विद एनी थर्ड पार्टी और यूज देम फॉर एनी पर्पज अदर देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस CN। यानी कि RRB आपके आधार का कोई मिसयूज नहीं करेगा। अगर आपके पास आधार है तो फिर आप आधार का ही इस्तेमाल करें। तो आप यहाँ पर ये जब आधार वेरिफिकेशन कर लेंगे तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहाँ पर जान लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो सभी आएगी। आपको एक बार फिर से वो सभी जानकारी चेक कर लेनी है और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब जाकर के आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो फिर गाइज आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे और उसके बाद में आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन अभी आपने जो नंबर रजिस्टर किया है या ईमेल रजिस्टर किया है वो डालना है। जो पासवर्ड अभी आपने यहाँ पर बनाया अपनी चॉइस से वो भरना है और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और अगर आपने अपना अकाउंट डिजिलॉकर के साथ में लिंक नहीं किया तो आप इसको लिंक कर लीजिएगा और फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में क्लिक करिएगा। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर RRB सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर RRB सेलेक्ट करने के ऑप्शन नहीं आ रहे तो आपको वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली जोन में अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ पर दिल्ली जोन नहीं देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर चंडीगढ़ सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि दिल्ली जोन
जोन की वैकेंसी जो दिल्ली जोन है वो आरआरबी चंडीगढ़ के अंदर ट्रांसफ़र कर दी है। तो आप यहाँ से चंडीगढ़ सेलेक्ट करिए अगर आपको दिल्ली जोन में अप्लाई करना है। फिर आप यहाँ पर नीचे टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है और आप यहाँ पर ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए आए हैं तो आपके सामने आधार वेरिफिकेशन का पेज आएगा। आप अपना आधार नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे, नंबर आएगा, ओटीपी आएगा आपके नंबर के ऊपर और जैसे आप उसको वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से आपकी जानकारी आ जाएगी। अब आप यहाँ पर जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे, अनमैरिड या फिर मैरिड। उसके बाद में रिलीजन आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्सन, यानी कि जो फीस के अंदर छूट मिलती है जो कि आपसे 500 रुपये फीस ली जा रही है जनरल ओबीसी से और SC ST से 250 रुपये, तो जो बाद में आपको जनरल ओबीसी को 400 रुपये और SC ST को पूरी की पूरी फीस रिफंड की जाएगी। क्या आप वो चाहते कि हमें मिले? अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया तो फिर आपको आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी और अगर आपने यहाँ पर यस किया तो जो आपको रिफ़ंड करने को बोला है वो फ़ीस आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो सभी कैंडिडेट इसमें यस ही कीजिएगा। इसके बाद में मदर टंग, आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं। जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे उसी में फिर आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद में परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। उस मार्क के बारे में थोड़ा अच्छे से यहाँ पर चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद में सेकेंड आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिखिए, अगर नहीं है कोई ऐसा मार्क तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। अब आती है कम्युनिटी यानी कि कास्ट कैटेगरी, जनरल SC ST OBC जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपकी कैटेगरी SC है तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको नेम ऑफ कास्ट यानी कि आपकी कास्ट का क्या नाम है। मैं आपको डेमो के लिए जानकारी फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी कास्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए और उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर दिया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट इनमें से कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, आपको आपका सर्टिफिकेट उठाना है और उसमें नीचे की तरफ जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है उस पोस्ट के अधिकारी का नाम या फिर उस पोस्ट का अधिकारी जिसने वो जारी किया है। अगर आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार ने जारी किया तो आप यहां पर इसमें तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसमें जिस भी पोस्ट के अधिकारी की पोस्ट लिखी है अगर वो इंग्लिश में है तो आपको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर लेना है गूगल के अंदर जाकर के और फिर इंग्लिश में जो भी उसकी रैंक निकल के आएगी वो रैंक आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इन सभी के पोस्ट के अधिकारी द्वारा जो जारी आपके ये सर्टिफिकेट होते हैं सेंट्रल का कास्ट के, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा तालुका मजिस्ट्रेट यानी कि तहसीलदार ने जारी किया इसलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार इस तरह की पोस्ट रहती है तो आपको जैसे कि मैंने कहा कि कास्ट सर्टिफिकेट चेक करना होगा, वहीं पर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपका आता है किस डेट में सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो जिस भी डेट में जारी हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये डेट भी आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अब आता है डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, जो SC ST को मिलता है तो क्या आप वो फ्री रेल ट्रेवल पास लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस करें, अगर नो तो आप नो करिएगा। और फिर आप अगर यस कर रहे हैं तो बताइए कि आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है। इसके अलावा आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे चूज फाइल का ऑप्शन है, आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट PDF के रूप में अपलोड करना है। अगर वो इमेज में है तो आप गूगल के अंदर आइए और इमेज टू PDF सर्च कीजिए। ये जो वेबसाइट आएगी पहले वाली ये ओपन कीजिए, उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। इस तरह से फाइल आएगी, कन्वर्ट टू PDF कर दीजिए, आपकी फाइल PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में इस फाइल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे। मैं डेमो के लिए इस फाइल को यहाँ पर अपलोड करके दिखा रहा हूँ और अगर आपकी फाइल का साइज 500 KB से ज़्यादा हुआ तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। इसलिए गाइज आप यहाँ पर गूगल के अंदर आइएगा और आपको PDF साइज इंक्रीज या PDF साइज डिक्रीज, तो अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप लिखेंगे PDF साइज इंक्रीज और अगर आपको कम करना है तो आपको डिक्रीज। तो मुझे डिक्रीज करना है तो मैं यहाँ पर PDF साइज डिक्रीज करता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेस PDF, इसके ऊपर क्लिक करके आप PDF साइज को कम कर सकते हैं और उसके बाद उस फाइल को जैसे आप अपलोड कर देंगे आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी जो PDF फाइल है वो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप देखेंगे पोस्टल
एड्रेस डिटेल यानी कि आपके प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी। तो जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन जो आपका एड्रेस है उसकी पूरी जानकारी आपको एड्रेस के सेक्शन के अंदर भरनी है। फिर आता है प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन, यानी कि आपका जो प्रेजेंट पास की सिटी है या फिर जो आपका मेन टाउन है नज़दीकी, वो आप यहाँ पर लिखिएगा और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आप डाल दीजिएगा। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप नीचे इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिए, और अगर अलग अलग है प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस तो फिर आप यहाँ पर अनटिक करके अलग से भरिएगा। अगर एक ही है तो टिक कर दीजिएगा, फिर आप सेव करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आती है कैटेगरी डिटेल, तो आपसे पूछा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछेगा कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पूछे डू यू नीड स्क्राइब इफ यू राइटिंग एबिलिटीज अफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन मेंशन इन पारा नंबर 11, यानी कि जो पारा नंबर 11 है उसमें अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए तो आप यस करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है ईश्वर की कृपा से तो आप इसमें नो कर दीजिएगा। फिर पूछा है आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से अगर आप आते हैं तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद पूछे कि क्या आप एक एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे के जो करंटली सर्व कर रहे हो, सेवा कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर है नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप यहाँ पर किसी रेलवे के अलावा किसी अन्य डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, तो आप वो सेलेक्ट कर ले। अगर आप बेरोजगार है तो आप नॉट एप्लीकेबल को टिक करेंगे। फिर पूछे कि आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे, क्या आपने रेलवे के किसी भी स्टैब्लिशमेंट के अंदर एक्ट अप्रेंटिस की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपने की है तो आप यस करने के बाद में आपका ट्रेड बताएंगे। इसमें ट्रेड स्पेसिफिकली सेलेक्ट करने का नहीं आ रहा है, इसलिए आप एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने किस डेट में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी अपने एक्ट अप्रेंटिस की, वो आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी होगी इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और कब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी उसका जो ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ पर आप इसमें देखेंगे इफ़ योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट डेट देनी है और मार्क्स ऑब्टेन्ड देने हैं कि आपको कितने नंबर आए थे, और उसके बाद में फुल मार्क्स आपको यहाँ पर भरने हैं। तो इस तरह से आप ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर भरिएगा। इसके बाद में गाइज आपके सामने बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी, यानी कि जो फीस आपको रिफंड की जाएगी वो इसी अकाउंट के अंदर की जाएगी और उसी की जानकारी आपसे यहाँ पर ली जा रही है। तो रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि किस अकाउंट के अंदर आप फीस लेना चाह रहे हैं, जिस नाम पर वो बैंक अकाउंट है उसका नाम आप यहाँ पर भरेंगे। आप आपका खुद का नाम दे सकते हैं या फिर अगर आपका किसी फैमिली मेंबर का अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट होल्डर बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन गाइज आप यहाँ पर रिफंड ऑफ फी बैंक IFSC कोड, यानी कि जो बैंक का IFSC कोड है वो आप यहाँ पर भरिए। अगर आपको नहीं पता IFSC कोड क्या होता है, कहाँ पर मिलेगा, तो आप अपनी बैंक की पासबुक देखिए, उसमें IFSC कोड मिलेगा, या फिर चेकबुक के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से इन दोनों जगह से नहीं देख पा रहे तो आप गूगल के अंदर आइए और आपको सर्च करना है अपने बैंक का नाम और उसके बाद में वो कहाँ पर स्थित है उसको लिखना है और फिर आपको यहाँ पर बाद में IFSC कोड लिख देना है। इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ये पहली वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर आपको जिस भी बैंक का IFSC कोड सर्च करना है पहले तो वो बैंक सेलेक्ट कर लेना है, फिर वो स्टेट जहाँ पर वो आपका बैंक स्थित है, उसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर बैंक स्थित है, फिर कौन सी ब्रांच है आपकी वो आपको यहाँ पर लिस्ट से सिलेक्ट कर लेनी है इस प्रकार से, जैसे कि आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और नीचे आपको आपका जो IFSC कोड है वो देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका IFSC कोड है। और जैसे ही आपको IFSC कोड प्राप्त हो जाए वो आप यहाँ पर डालिए और कन्फर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपका बैंक नेम और आपका बैंक का एड्रेस यहाँ पर फाइंड कर ले जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेव करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर इसमें ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, अगेन रिफ्रेश कीजिए, क्योंकि सर्वर एरर की वजह से इस तरह से आ जाता है। मैंने पहले से इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भरा हुआ है और इसलिए यहाँ पर मेरी 10वीं की जानकारी भरी हुई है। मैं इसी जानकारी को एडिट करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना होगा, अपनी स्टेट बतानी होगी जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देना है, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, 10वीं का रोल नंबर डालेंगे। अब आता है SSLC मैट्रिकुलेशन, SSC 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो जो आपको आपकी सर्टिफिकेट मिली है 10th की वो आपको उठानी है और उस पर जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर जो सीरियल नंबर है, अगर सर्टिफिकेट नंबर है तो सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर,
वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और फिर आप इसको सेव कर दीजिए। मैं इसको यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे कि आपकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन के ऊपर अगेन क्लिक कीजिएगा और अगर आपके पास ITI है और आप उसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ITI सेलेक्ट करिएगा। और उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको आपका ट्रेड में एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट यहाँ से आपको बतानी है जिस स्टेट से आपने आपकी ITI की है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी जो ITI है वो की है। उसके बाद में आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जहाँ से भी आपने आपकी जो ITI है वो की है। और फिर गाइज आप यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो बताएंगे कि किस डेट के अंदर आपने आपकी जो ITI है वो कंप्लीट कर ली थी, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। फिर आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा, किसके द्वारा आपको ये जारी हुआ है, NCVT या SCVT, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट टाइप क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो जो भी है वो ये आप सेलेक्ट करिए। और उसके बाद में आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर से आप क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास अगर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अन्य डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। ट्रेड में स्टेट बतानी होगी जो भी आपके पास स्टेट है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई एक ही चाहिए, चाहे 10वीं हो, चाहे ITI हो या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है। तो तीनों की इन्फॉर्मेशन इसलिए भर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि क्या पता कौन कैंडिडेट किस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं तीनों चीज़ें आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप NSC के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने की है यानी कि जिस इस्टेब्लिशमेंट से आपने की है, उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग क्या था, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट आपको इशू किसके द्वारा जारी हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर आप आपका जो सर्टिफिकेट इश्यूड है सिलेक्ट करने के बाद में सर्टिफिकेट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और उसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी ऐड होगी। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया था वो आप व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आपका फोटो अपलोड करेंगे, किस तरह के फोटो रिजेक्ट होंगे उसके सैंपल आप देख सकते हैं और किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह का फोटो ही आपको रखना है, बैकग्राउंड आपके फोटो का वाइट होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर आएंगे और जानेंगे कि फोटो आपका 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो कलर होना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए। साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 30 से 50 KB के बीच में और जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। सिग्नेचर व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा होना चाहिए। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और एक फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। तो हमने ये फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करी, उसके बाद में ओपन कीजिए। अगर आपके फ़ोटो का साइज 20 KB से कम होगा, सॉरी 20 नहीं 50 KB से कम होगा तो वो अपलोड नहीं होगा, और अगर 100 KB से ज़्यादा होगा तो भी अपलोड नहीं होगा। इसलिए ऐसा फ़ोटो ही अपलोड करना है जिसका साइज़ 50 से 100 KB के बीच में हो। तो यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया, उसके बाद में ओपन किया। फिर आप यहाँ पर इसको राइट आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और अगर आपको इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इसको राइट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेम वे में जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। इसमें भी यही रहेगा कि साइज़ अगर आपके फ़ोटो का 30 से 50 KB के बीच में ना हुआ तो आपकी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। इसलिए आपको वही फाइल सेलेक्ट करनी है जिसका साइज़ 30 से 50 KB के बीच में हो। तो जैसे आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से फाइल आ जाएगी। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, और फिर आप यहाँ पर राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर आ जाएगा। कोई इशू भी यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने में नहीं आया है। और अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो ये जानकारी सेव हो चुकी है। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो आ जाएगी। तो मैंने प्रयागराज सेलेक्ट किया। इसमें यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट एक ही है मेरे सामने, NCR पॉइंट्समैन B, तो मैं इसी को प्रेफरेंस दे देता हूँ। और अगर आप यहाँ पर किसी अन्य जोन के अंदर अप्लाई करना चाहते तो आप जाकर के बैक में यहाँ पर पर्सनल डिटेल के सेक्शन में उस जोन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जानकारी आप पहले ही फिल करके सेव कर चुके हो तो बाकी आपको दोबारा से उसको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी जो भी उस जोन के अंदर अभी अवेलेबल है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे। यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और एंटर द पैलेस में आपको अपना नाम नहीं बल्कि जिस जगह से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम भरिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको आपका खुद का नाम नहीं भरना है, अपनी सिटी का नाम देना है जहां से आप फॉर्म को भर रहे हैं। और फिर आप यहां पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। अच्छे से टाइम लेकर के सभी जानकारी चेक कर ले और फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करें और यहाँ से सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद अगर आपने यहाँ पर एक बार और सबमिट कर दिया तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। भले ही आप फीस जमा न करें पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है
और अगर आपको लगता है आपने सबमिट कर दिया और फिर आपको लग रहा है कि यार मेरे से कोई गलती हो गई है, तो गाइज़ आपको फ़ीस पे करनी होगी। फ़ीस पे करने के बाद में जब इसमें आपको एडिट करने का समय मिलेगा, उस समय में आप अपनी फ़ीस जो एडिट फ़ीस है वो देने के बाद अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया और आप सोचे कि चलो मैंने फ़ीस जमा नहीं की, अब मैं दूसरा फॉर्म भर लूँ, तो दूसरा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसमें आधार ऑथेंटिकेशन होता है, आधार वेरिफिकेशन होता है, और वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो नया अकाउंट जब आप बनाएंगे उसमें आधार वेरिफिकेशन मांगा जाएगा, जो कि आपके पास आधार अवेलेबल नहीं है क्योंकि आप पहले यूज कर चुके हो, तो वो इसमें ट्रिक काम नहीं करेगी। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मेरे फॉर्म में कोई गलती हो गई है, तो इसको सबमिट करने के बाद में फ़ीस पे कीजिए, और जब आपको एडिट का समय मिलेगा वहाँ पर एडिट के लिए जो फीस आपसे ली जाती है 250 रुपये, वो दीजिए और अपने फॉर्म के अंदर सुधार कर लीजिए। कोई इशू नहीं होगा और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी आपको इशू किया जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से जानकारी बता दी है। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल डाउट रह गया हो, कोई इशू आ रहा हो, तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।